हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। काइनेमेटिक्स के दो पार्ट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंसेप्चुअली समझा था और उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंसेप्चुअली समझा था एंड स्पीड एंड वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लास्ट लेक्चर 100% डेडिकेटेड था एक्सेलरेशन के लिए। हमने एक्सेलरेशन को बहुत ही डीप में जाकर फील किया था और एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी के बीच के जो रिलेशन होता है उसको हमने अच्छे समझा था। देखो बेटा, कभी भी कंसेप्ट कम समझ लेना लेकिन मिसकंसेप्शन मत पालना, है ना। मैंने तुम्हें कहा था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ठीक है सर। अब हमने अभी तक पढ़ा कैसे है वो स्टेप समझना थोड़ा। इंडिविजुअल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया। स्पीड वेलोसिटी पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया। एक्सेलरेशन पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया। अब काइनेमेटिक्स के 5th लेक्चर में हम इनके बीच के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन पूछ सकता है। वेलोसिटी गिवन होगा, एक्सीलरेशन पूछेगा। एक्सीलरेशन गिवन होगा, वेलोसिटी पूछेगा। वेलोसिटी गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, इनके बीच का रिलेशन निकालते कैसे हैं, तो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब उसी को यूज करते हैं। सर कैसे, आइए देखते हैं। तो आज का हमारा गोल है क्वेश्चन ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। सर आपने यहां पे टॉपिक वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों लिखा है? आप ये भी तो लिख सकते थे क्वेश्चन ऑन वेरिएबल वेलोसिटी, क्वेश्चन ऑन वेरिएबल कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म्स में आपने क्यों नहीं लिखा? स्पेशली मैंने यहां पे लिखा है क्वेश्चन ऑन वेरिएबल एक्सीलरेशन। व्हाई दिस? एक्सीलरेशन का नेचर क्यों बताया मैंने? क्योंकि काइनेमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन का नेचर ही डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या बात कर रहे हो सर? सही बात है। हां, यह कई किताबों में, कहीं रामायण में नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब आप कह सकते हो कि ये हमारा स्टार है, क्योंकि ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं होगा। ये मैं ही बताता हूं, तो आप इसको अलग से लिख लेंगे। ये काइनेमेटिक्स का हमारा स्टार है। सर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, ये हमें नहीं देखना। हाँ, क्वेश्चन में क्या निकालने वो कह रहे हैं, हाँ क्या गिवन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि उसमें नेचर ऑफ एक्सीलरेशन कैसा है, नेचर ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है, और एक्सेलरेशन का नेचर पे बेस्ड सॉल्यूशन का प्रोसीजर डिसाइड होगा। एक्सेलरेशन कैसा है वही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन सॉल्व किस प्रोसीजर से करना है। तो क्या बात है, अलग अलग एक्सेलरेशन के नेचर पे अलग अलग सवाल सॉल्व करने का तरीका होगा। हां, हमने 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को बांटा है। कैसे 3 कैटेगरी में बांटा है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये एमआर स्टार का रिलेशन है। इन तीनों के बीच में ऐसा नहीं कि मैंने रिलेशन नहीं बताया, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है उसको एक जगह समराइज कर रहा हूं मैं। ये बिल्कुल मेरा तरीका है, एमआर स्टार का तरीका है। इन तीनों को देखो मैं कैसे रिलेट करता हूं और ये एक माइंड मैप बन जाएगा। ये एक ऐसा माइंड मैप बन जाएगा जो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। अब इस माइंड मैप की हम शुरुआत करते हैं। एमआर स्टार क्या कहता है सुनो। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? पोजीशन के बारे में। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन के बारे में पढ़ा था। चेंज इन पोजीशन क्या डिसाइड करता है, क्या डिफाइन करता है? चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन मतलब मैं यहां हूं तो ये मेरी कोई पोजीशन हो गई, मैं यहां था तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई। फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, चलो। उसके बाद पढ़ा था हमने वेलोसिटी, उसके बाद पढ़ा था एक्सेलरेशन। अगर मुझे पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, क्या गिवन है बेटा? पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो डिपेंड करता है कि कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है ना। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। ओके, अगर एवरेज पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो आप लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो गया टोटल टाइम टेकन। डेल्टा टी टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम में कितना पोजीशन चेंज हुआ है, उसी का रेशियो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है सर। मान लीजिए वेलोसिटी गिवन है और आपसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछ रहा है। क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर? वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt। अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में गिवन है, जैसे v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2t+3, v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 6t स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम के रिलेशन में गिवन है, तब तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो क्या करेंगे? तो बेटा v इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे। बहुत ईजी है कि आप डिसाइड करें कि वेलोसिटी किसके टर्म्स में गिवन है। वेलोसिटी अगर पोजीशन के टर्म्स में गिवन है तो ये यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन सर अगर एवरेज हुआ तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कितना टाइम लिया है तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को हटा दो। मैं यहां पे हूं 5 बजे और 4 बजे यहां पे था, तो कितने टाइम का इंटरवल हुआ? 1 आवर। 5 - 4, 5 + 4 10 आवर थोड़ी ना हो गया। मैं मान लो कि 4 बजे यहां था, 4 o'clock में मेरी वेलोसिटी इतनी थी, 3 सेकंड में वेलोसिटी इतनी थी और 6 सेकंड में वेलोसिटी इतनी थी, तो टाइम गैप कितना हुआ? 6 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में 3 सेकंड का। ऐसे ऐड मत कर देना, 6 + 3 9। कई बच्चे बोलते हैं शायद 3 सेकंड पे यहां है और 6 सेकंड पे यहां है, तो 6 3 9 हो गया टोटल टाइम। गधा है क्या? टाइम यहां पे हो रहा है 6 सेकंड और यहां पे हो रहा है 3 सेकंड, तो इसका गैप लेगा ना। टोटल यहां से यहां तक जाने में टाइम तो 3 सेकंड हुआ ना, 3 से 6 का। ठीक है सर। लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी इफ एक्सेलरेशन इज गिवन? अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है और मेरे से वेलोसिटी पूछ रहा है, देखना ढंग समझना ढंग से, मुझे एक्सेलरेशन पता है और मेरे से वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या करूंगा? तो कुछ नहीं करना, ये डिफरेंशियल वाले रिलेशन पे ही जाओ और थोड़ा सा ढंग से सोचने की कोशिश करो कि मान लो बेटा कि तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन है, देखो ये ए एक्सेलरेशन गिवन है और तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इस dt को उठा के यहां रख सकते हो क्या? सर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस dt को यहां उठा के ले आओ, तो चुपके से इस dt को उठा के यहां रख दो, तो रिलेशन क्या बनेगा बोलो? dv इज इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस इंटू dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला गिवन होगा टाइम के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में गिवन होगा, पोजीशन के टर्म्स में गिवन होगा, किसी के टर्म्स में गिवन होगा। तो कुछ नहीं किया, इस dt को उठा के यहां रख दिया, तो dv बराबर क्या हो गया? a इंटू dt। ओके, अब एक बात बताओ, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। चलो लगा दिया। याद रखना हमेशा जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक इंस्टेंट पे होता है, एक ही फिक्स टाइम पे हुआ था। एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन करना पड़े तो इंटीग्रेशन तो एक लिमिट के अंदर होता है। हाँ, तो आप अगर निकालना चाहते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है तो आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी ही निकालना पड़े तो सर, तो आपको यहां पे इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये हो गया आपका टाइम t1, ये हो गया टाइम t2। यहां पे एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dt का लिमिट रखेंगे t1 से t2 तक, और इस तरफ dv का इंटीग्रेशन हो रहा है, ये लिखेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। आप हमेशा चेंज इन वेलोसिटी ही निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी ही निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा?
चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है। T1 से T2 के बीच में इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन तो आप किसी इंस्टेंट पे थोड़ी ना करते हैं, इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व निकालते हो, एक लिमिट रखते हो, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ T1 से लेकर T2 तक करोगे, तो ये T1 पे वेलोसिटी हो जाएगा v इनिशियल और T2 पे हो जाएगा v फाइनल। तो ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। dv का इंटीग्रेशन बताओ क्या हो जाएगा, तो कुछ फंक्शन तो लिखा नहीं है, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, अपर लिमिट लिखोगे vf और लोअर लिमिट लिखोगे vi। ये हो गया इनिशियल लिमिट और ये हो गया फाइनल लिमिट। ठीक है, और मान लो तुम्हें वेलोसिटी दिया हुआ है और पोजीशन निकालना है, तो क्या करोगे? सर एक बात बताओ, ये वेलोसिटी और पोजीशन में ये रिलेशन है। बेटा ध्यान से सुनना, बाद में बोलना कि रिपीट करो, तो रिपीट करने का मतलब है पीछे कर लो, फिर मैं तुम्हें रिपीट करता हुआ दिखाई सुनाई दे दूंगा। dt को उठा के यहां रख दो। जैसे dt को यहां रखोगे तो क्या मिलेगा बोलो? v इंटू dt। मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, सुनो क्या कर रहा हूं। इस dt को उठा के यहां रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये v इंटू dt इज इक्वल टू, ये रहा आपका dx। सिर्फ dx ही तो बचेगा अगर dt को यहां रख दूंगा तो। हाँ सर ये बचेगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया इनिशियल टाइम t1 से फाइनल टाइम t2, और जब इधर इंटीग्रेशन करोगे तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो आपको मैंने कई बार करके बताया है, सिर्फ अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा हो तो x हो जाएगा, और लिमिट रखोगे फाइनल से इनिशियल तक तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर डिस्प्लेसमेंट। आपको उल्टा सोचना है, dx का इंटीग्रेशन किया तो x मिला, फाइनल माइनस इनिशियल लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा चेंज इन पोजीशन, जो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो एक लिमिट में करते, सॉरी इंटीग्रेशन एक लोअर और अपर लिमिट के बीच करते हैं, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। अब रटने का तरीका, अब एमआर स्टार का काम आ गया, सुनो ध्यान से। जब तुम स्टार्टिंग से, जैसे पहले तुमने पोजीशन पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा, अगर तुम्हें आगे जाना है, एक्सीलरेशन के आगे तो कुछ है नहीं, किसके आगे है? तो पोजीशन के आगे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के आगे एक्सीलरेशन। आगे जाओगे तो डिफरेंशिएशन करते करते जाओगे, और पीछे आना है तो इंटीग्रेशन करोगे। सो इजी, सो इजी। आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक छोटा सा लॉजिक और, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, तो एक्सीलरेशन का, सॉरी पोजीशन का डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। लेकिन जब एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। जैसे मान लो किसी चीज को तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया और उसी को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वही मिलेगा। हाँ सर, तो करो ना। देखो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट किया तो फिर वेलोसिटी पे आ जाएंगे। तो ये तुम्हें चेन बनता हुआ नहीं दिख रहा? एकदम क्षण सुख की अनुभूति होगी तुम्हें देख के यहाँ पे। यारे सर, जो पहली क्लास से लेकर के चौथी क्लास तक आपने अलग अलग चीजों को तो समझा दिया, फील दिला दिया कि फिजिकली क्या होता है। अब देखो सब कैसे रिलेट हो रहा है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी, एक बार और करोगे तो एक्सेलरेशन, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो पीछे आओगे, फिर इसका इंटीग्रेट करोगे तो पीछे आओगे। कितना बढ़िया जोरदार माइंड मैप बन गया ये। सोच के बताओ कितना जोरदार माइंड मैप करेगा। सर बात तो ठीक है, अब इधर आ जाओ, सुनना ध्यान से। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? सर एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डेल्टा टी लिख लो, फाइनल माइनस इनिशियल लिख लो। डन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रिलेशन तो आप जानते हो ना, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है। हाँ सर, वेलोसिटी पता है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी पता है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आई एम सॉरी। अब मान लो मैं dt को उठा के यहां ले जाता हूं तो dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a dt। यस सर। अगर मैं dt को उठा के यहां ले जाऊं तो क्या होगा? dv इज इक्वल टू a इंटू dt होगा। ठीक है, ये तो सर उल्टा काम कर रहे हो, ये एक फॉर्मूला है, इसमें से dt को आप बार बार उठा के इधर चिपका देते हो। हाँ, तो जैसे ही मैं dt को इधर चिपका दूंगा, बस थोड़ा समझो, थोड़ा समझते समय लगेगा कि जो समझा था भूल गया, लेकिन एक ही चीज मैं 50 बार कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक ही चीज 50 बार कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हर सवाल में यही करना तुम्हें। ध्यान से सुनना। तो जैसे dt को उठा के यहां ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा a इंटू dt, इधर बचेगा dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा t1 से t2 तक कुछ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया इनिशियल से फाइनल।
और ये याद रखना कि dt का सिंपल इंटीग्रेशन होता है t, dx का सिंपल इंटीग्रेशन होता है x, या dv का सिंपल इंटीग्रेशन होता है v, या सिंपल da कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ da, तो ये हो जाएगा a। ये तो बहुत आसान सी बात है, इंटीग्रेशन में मैंने आपको समझाया था। तो यहां पे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो सर v, और अपर लिमिट रखेंगे vf और लोअर लिमिट रखेंगे आप vi, तो ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt t1 से लेके t2 तक। अब कई रामलाल टाइप बच्चे होंगे, उनको लगा सर सर ये क्या बताया सर आपने, अरे रामलाल वही बताया जो यहां बताया था। सर कैसे एक बार और बताया तो देखो देखो, a बराबर dv बाई dt होता है, a बराबर dv बाई dt होता है। यहां से उठा के इसको रख दो, इस dt को उठा के यहां रख दो। ये मिलेगा। आज जनता व्यवस्था सर आवाज चली गई थी, सर सर कुछ नहीं आया। अबे रामलाल कुछ नहीं गया था, ऐसे समझा रहा था मैं, आवाज कहीं नहीं गया था, एकदम सही है ये। सुनो क्या कहा, डीवी का इंटीग्रेशन बोलो सर v, अपर लिमिट vf लोअर लिमिट vi, तो vf माइनस vi लिखोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो वही चीज मैं दोबारा कर रहा हूं और वही चीज कई बार करूंगा, चिंता मत करो। तो चेंज इन वेलोसिटी को, है ना, मैंने बोला था एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा। और यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर मैं ये वाली चीज उठा के यहां रख दूं, रख दो सर, आपकी मर्जी, अब रख दो। निकाला इतना मेहनत करके, अगर ये कोई चीज निकाला है तो रख दो। तो t1 से t2 तक डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को भी मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 टू t2, या तुम रहने दो डेल्टा टी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी रहने दो। ये हो गया तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन। सर ये क्या निकाल दिया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के टर्म्स में, हां, लेकिन ये है आपका एवरेज एक्सीलरेशन, ये आपका एवरेज एक्सीलरेशन। सर ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन है। अगर सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट चीज एक्सीलरेशन से बाहर निकल जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अभी तुम्हें पढ़ते हुए भारी लगेगा, लेकिन सवाल करोगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मान लो कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो जैसे ये बाहर निकला तो इधर बचा dt, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, वही t फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कटेगा, एवरेज एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बराबर आ जाएगा। एवरेज एक्सीलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बराबर आ जाएगा। और होना भी चाहिए, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट चीज का कहीं अगर एवरेज निकालोगे, जैसे मान लो कि मैं 5 मीटर पर सेकंड चल रहा हूं, मैं 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहूंगा, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? तो सर ये फॉर्मूला तो कुछ नया लग रहा है, हां, लेकिन इसको तुम्हें रटना है, और तुमको इस तरीके से नहीं रटना। मैंने यहां पे प्रूफ किया ना, देखो ऐसे निकाल के समझाया है ना। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं, ये भी समझने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें MR स्टार बताता हूं क्या। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर तुम्हें एवरेज निकालना है, मैं बॉक्स लिख देता हूं, बॉक्स का एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वही फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, आंसर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बनता है एवरेज निकालने का इंटीग्रेशन के टर्म्स में। मान लो तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा, तो करोगे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर वेलोसिटी देके ही एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो जैसे तुमसे ये दे दे कि वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहे, v इज इक्वल टू 2t, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा। कई बार ऐसा सवाल दे देते हैं। मान लो तुमसे पूछा कि पोजीशन दे दिया और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर, एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं तुम्हें पोजीशन बताऊं ही ना, मैं तुम्हें वेलोसिटी बता देता हूं जो टाइम के साथ वैरी कर रहा, बदलता हुआ वेलोसिटी है, टाइम के साथ वैरी कर रहा,
अब उसका एवरेज बताओ क्या होगा। तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी बता के उसी का मैं एवरेज पूछूं, जैसे मैं एक्सेलरेशन दे दूं 2t और बोलूं कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी दे दूं 60 और बोलूं एवरेज वेलोसिटी बताओ, दो ही चीज तो बनेगा यहां पे, तीसरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिजिक्स में आने वाले में तुम्हें एवरेज मोमेंटम पढ़ना होगा, एवरेज फोर्स पढ़ना होगा, एवरेज इंपल्स पढ़ना होगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा। गोली मार सबको, हर बार कहानी नया नहीं होगा। ये रहा तेरा स्टार, जिसका तुमको एवरेज निकालना है वही चीज दे दे तो फटाफट यहां पे बक्से में उसको रख दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो और यहां पे उसका एवरेज आ जाएगा। एग्जांपल दिखाऊं, देख अगर मुझे एक्सेलरेशन के लिए लिखना है तो फॉर एक्सेलरेशन, अब देख मैं इस बक्से को कैसे लगाता हूं, यहां पे लिखूंगा एवरेज एवरेज इज इक्वल टू, बक्से में क्या रखूंगा यहां पे, तो यहां पे भी है ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हो गया, आंसर आ गया। पता नहीं जी कौन सा मेथड लगाता है, आंसर हो। वेलोसिटी पूछ रहा, ले फॉर एवरेज वेलोसिटी, ले फॉर एवरेज वेलोसिटी, एकदम ही जोरदार तरीका, थोड़ा सा समय देखो एकदम मोक्ष मिलेगा तुम्हें। एवरेज वेलोसिटी तो ले वी एवरेज, बता यहां पे क्या रखेगा सर, वी रखेंगे, वी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डेल्टा टी, आंसर। एवरेज फोर्स, ओहो फोर्स, ओहो फोर्स फोर्स फोर्स, जो हमने पढ़ा ही नहीं उसका फील आ गया पूरा, जो हमको पता ही नहीं कि क्या होता है लेकिन आंसर आ गया। फोर्स दे दे अगर तुमसे और बोले कि एवरेज फोर्स बताओ तो लगा देना। फील आए कि नहीं है बोलो, एकदम जोरदार। थोड़ा सा अच्छे राइटिंग में लिख देता हूं, नहीं तो कल बोलेगा सर क्या आ गया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का तुमसे एवरेज पूछे ना तो बताओ एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा। एवरेज फोर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। वही फिजिकल क्वांटिटी बता के उसी का तुमसे एवरेज पूछ ले। जैसे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पूछ रहा, आय दादा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पूछ रहा, तो लिख यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मोमेंटम का पूछ रहा तो ले 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 पी एवरेज, पी बता दिया है तुम्हें तो पी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। समझ आया कि नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। एवरेज निकालने का एक फॉर्मेट ये भी होता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हो उसको इस बक्से के अंदर रखे और वही टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है तो उसको यहां पे पुट कर दे, ये फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ जाएगा। यहां पे मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, फिर से देख लीजिए ना। ए बराबर क्या होता है सर, डीवी बाई डी टी होता है। dt को यहां रख दिया, अगर a मुझे पता और v निकालना है तो dt को यहां रख दूंगा तो a इंटू डी टी, इधर आ गया dv। लिमिट रख दिया t1 से t2 तक, ये हो गया vi से vf तक, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी a इंटू डी टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी रख सकते हैं। तो यहां पे रख दिया हमने a इंटू डी टी। तो देखो किसका एवरेज है, एक्सेलरेशन का एवरेज है। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन। फील आया ये बात, ओके सर। अब यहां पे हो गई तुम्हारी कहानी खत्म, ठीक है। अब सुनो, अब मान लो काइनेमेटिक्स का सवाल तुम्हारे सामने आया, सवाल पढ़ो, दिन तक धक दिना दिन दिन दिना दिन दिन दिना दिन, क्या पूछ रहा है ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस सवाल में एक्सीलरेशन कैसा है और वही सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताएगा। अब नेचर के बेसिस पे एक्सीलरेशन तीन तरीके के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन जीरो है एक्सीलरेशन है ही नहीं, बोल रहा है कि जीरो एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप साफ साफ कह सकते हो सर वेलोसिटी तो फिर कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ, अगर एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला बनेगा, आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा। सर एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस, तो रामलाल एक बात बता, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, फिक्स है, तो उसका एवरेज चेंज थोड़ी ना होगा। और दूसरी बात, इस तरह के मोशन को ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं आपको 20 बार बता चुका हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, तो आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो जीरो ही हो गया, मतलब वो तो कहानी से गायब हो गया, बचा ही नहीं, तो बचा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एक ही रिलेशन बनेगा। अच्छा सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं डिराइव करके बताऊंगा, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वो मैं भी डिराइव कराऊंगा। मैं नहीं मान के चल रहा कि तुम 9th पास हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में हम एक सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे और उसी को हम बार बार लगाएंगे। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आएगा बेटा,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, कॉन्स्टेंट एसिलेशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम एसिलेशन आ जाएगा। वो एसिलेशन कांस्टेंट हो या एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, एक ही बात है क्योंकि एसिलेशन कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसिलेशन कांस्टेंट है देन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ कलेक्शन ऑफ 3 or 4 इक्वेशन विच इज एप्लीकेबल इन अ केस ऑफ कांस्टेंट एसिलरेशन ओनली। अगर एसिलरेशन कांस्टेंट तभी आप इसको लगा सकते हैं, उसको मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगा। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फील आ रहा होगा। अच्छा सर वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये सारी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। ओनली वैलिड व्हेन एसिलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एसिलरेशन इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगा तो। लेकिन मान लीजिए अगर एसिलेशन वेरिएबल है तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सर अगर कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला सही है। जब एसिलरेशन कांस्टेंट है ना तो भी आप ये तो लिख ही सकते हो ना, ए बराबर डीवी बाई डी टी। ये फॉर्मूला तो सही होगा ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एसिलेशन ही तो आता है, ये फॉर्मूला सही है। लेकिन वहां पे आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे लेंथी प्रोसीजर में नहीं जाके डायरेक्ट एक सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई कर लीजिए। ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं होगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन तो बेसिक फॉर्मूला है साहब, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो बेसिक फॉर्मूला है। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा। देख बेटा ये तो रट ले, जैसे से आगे जाएगा तो डिफरेंशिएशन, पीछे आएगा तो इंटीग्रेशन। देख पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एसिलरेशन, एसिलेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन। कितना आसान है यार, कितना जोरदार माइंड मैप बना के दिया मैंने। और चिंता मत कर, अगर तुम्हें 2% भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन करेगा तो फील आ जाएगा। ये तो थ्योरी है सर, काइनेमेटिक्स का भी थ्योरी है। हाँ, और बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। तुम्हें लग रहा हो सर क्या क्या लिख दिया, ये भयंकर इक्वेशन बनाई। नहीं, तो बोल तो मैं एक बार और लिख दूं, कोई खास बात नहीं। देख पोजीशन है, उसको डिफरेंशिएट कर। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर तो यही होता है ना बेटा, dx बाई dt। अच्छा सर उससे वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी अगर पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर। और एसिलेशन पता है, वेलोसिटी निकालना, तो पीछे आने का मतलब इंटीग्रेशन, आगे मतलब डिफरेंशिएशन। आगे पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एसिलेशन, डिफरेंशिएशन, पीछे आने का मतलब इंटीग्रेशन। तो ये तो हमेशा वैलिड होगा। लेकिन जब आपका एसिलेशन कांस्टेंट है उस केस के लिए ये बार बार अप्लाई ना करके एक सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन दे दिया, उसको अप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना। लेकिन अगर एसिलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, मोशन इज नॉट वैलिड, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड यहां पे नहीं है। वेरिएबल एसिलरेशन के लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हो तो आंसर गलत आ जाएगा। सर क्यों गलत आ जाएगा? क्योंकि एसिलेशन को कांस्टेंट मान के ही इसको ड्राइव किया है। अगर वेरिएबल एसिलेशन करोगे तो गलत ही आंसर आएगा ना। अच्छा यो बात है कि हाँ। अब 50% बच्चों का सवाल, अभी भी मैं इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं ना, लेकिन देखना मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, टेलीग्राम पे या इन नंबर ऑफ बच्चे मैसेज करने वाले हैं कि सर मेरा आंसर गलत आ गया। और गलत पैसा पता है क्या क्यों आ रहा होगा? सर बता दो क्यों आ रहा होगा। हम नहीं करेंगे। नहीं तू करेगा, 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं लगभग, और हर बार मैं कितना भी चीख के चिल्ला लूं, फिर बच्चा पूछता है सर मेरा आंसर यहां पे गलत आ रहा है। पता है वहां पे बच्चा क्या करता है? वेरिएबल एसिलरेशन वाले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता है, जबकि मैं 20 बार समझा रहा हूं उसको। तो तुम कह सकते हो सर हमें देखना नहीं आएगा ना कि किस केस में एसिलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो चरम सुख की अनुभूति जो मिली थी पिछली क्लास में, 22 सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व किया था। अच्छा हाँ वैसे पता चल जाएगा क्या? अरे जोरदार एकदम। तो देख के पता कर और फिर डिसाइड कर कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन में। अब तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। तो आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, यहां पे ध्यान से देखिए, वेरिएबल एसिलेशन वाले, सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले। सर मुश्किल वाला पहले करा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मुश्किल तो कोई है ही नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है ना। कई बच्चे पूछ रहे थे कि उसका यूज कब होगा, लो आ गया उसका यूज होगा। चलो सवाल पढ़ो। यह है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इस पोजीशन गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, ये रहा पोजीशन एक्स टी के फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये रहा पोजीशन ऑब्जेक्ट का। देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सीलरेशन एंड इनिशियल पोजीशन। चलो साहब इसको सॉल्व करें। पोजीशन ये रहा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टी टाइम पे ये पोजीशन गिवन है। ओके सर, किसी भी टी टाइम का है। अगर मुझे वेलोसिटी पूछा है इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू 0। तो कई बच्चा क्या करता है, सुनना गलत करके मैं पहले सिखा दूं तुमको, ये गलत कंसेप्ट है, मैं और पहले ही सिखा देता हूं। गलत कंसेप्ट है। बच्चा कहता है कि सर कब चाहिए वेलोसिटी बताओ, मैं कहता हूं कि टी इज इक्वल टू 0 पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। बच्चा कहता है ओके वेरी सिंपल, टी इज इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी चाहिए ना, यहां पे टी इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बचेगा गामा, तो सर x बराबर गामा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आ गया डी गामा बाई डी टी, गामा तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। देखो बेटा टाइम वेरिएबल हो गया ना, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट है, लिख देता हूं यहां अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट। तो बच्चा बोलता है सर आंसर 0 आ गया। बच्चा क्या बोलता है, आंसर 0 आ गया। इसमें गलत कंसेप्ट क्या है, तुमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बताओ, तो पहले तुम पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, तब वेलोसिटी में टाइम पुट करोगे ना। तुमने पोजीशन में टाइम पुट कर दिया। पोजीशन में अगर टाइम 0 रखा है तो इनिशियल पोजीशन आया ना, t इज इक्वल टू 0 का पोजीशन आ गया, वो तो फिक्स पोजीशन है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन रहा होगा, मैं t इज इक्वल टू 0 पे यहां था तो मैं यहां रहूंगा, ये तो मेरी एक यूनिक वैल्यू हो गई। अब थोड़ी देर बाद मैं चल के कहीं और जाऊंगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते t इज इक्वल टू 0 वाले पोजीशन को, ये गलत हो गया। अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt। सर ये कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब एक इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछ रहा है कि एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या थी। t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली तो हुई। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अल्फा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी अल्फा कांस्टेंट, अगर अकेला होता अल्फा होता सिर्फ तो डिफरेंशिएशन 0 होता। ये अल्फा टी स्क्वायर है, ये भाई अगर अकेला अल्फा होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन अल्फा टी स्क्वायर है तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और अगर कोई वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट को हम छेड़ते ही नहीं, अकेला कांस्टेंट होगा तो उसको छेड़ना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो आप डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वेरिएबल का, अल्फा को बाहर रखेंगे, प्लस बीटा बाहर रहेगा, यहां पे टाइम का डिफरेंशिएशन होगा। और यहां पे अकेला गामा है तो गामा को डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2t, तो होगा 2 अल्फा टी प्लस बीटा dt dt 1, तो ये बचेगा सिर्फ बीटा। गामा कांस्टेंट है, उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन 0, ये बच गया तेरा वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी किसी टी टाइम के फंक्शन में आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता है मुझे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा बोलो। सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो एक्सीलरेशन बराबर dv बाई dt, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2 अल्फा टी प्लस बीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अल्फा कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देखो 2 अल्फा कांस्टेंट हो गया ना लाला, टाइम का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और बीटा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, ये आ गया तेरा एक्सीलरेशन। अच्छा ये बात है, मुझे क्या चाहिए था, एक्सीलरेशन की इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। पोजीशन तो दिया ही हुआ था लेकिन फिर भी कह रहा था इनिशियल पोजीशन बताओ, इनिशियल पोजीशन बताओ, मतलब कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या रहा होगा। तो ये मैंने टाइम के फंक्शन में तीनों ही चीजें निकाल ली है ना, गलत वाला मिटा देता हूं, टाइम के फंक्शन में तीनों चीजें मिला ली है। अब अगर मैं पोजीशन में टाइम की वैल्यू रखूंगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पोजीशन मिलेगा, तो चलो यहां पे रख देते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम को 0 रखो,
तो ये रहा पोजीशन का फॉर्मूला, इसमें टाइम को जीरो रखोगे तो ये जीरो, अल्फा इंटू जीरो जीरो, यहां पे जीरो रखोगे बीटा इंटू जीरो जीरो, क्या बचेगा गामा मीटर, पोजीशन है तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो सर वहां पे पहले भी तो रखा था, तो पहले सही था अगर पोजीशन टी इज इक्वल टू जीरो पे निकालना हो तो, लेकिन वहां पे टी इज इक्वल टू जीरो के पोजीशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट हमेशा वेरिएबल वाले फंक्शन को ही करेंगे। चलो अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जो हमने वेलोसिटी निकाला हुआ उसमें टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो मल्टीप्लाई 12 अल्फा जीरो, बचेगा बीटा, तो ये होगा बीटा मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन में टाइम दिख ही नहीं रहा, तो कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन में टाइम नहीं दिख रहा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। 2 अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन आ गया, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन आ गया। बताओ एकदम जोरदार मजे आए कि नहीं है, कोई खास बात नहीं है। तो अच्छे बच्चे को लगेगा सर आप इतना जोर क्यों लगा रहे हो, इतना आसान है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सीलरेशन, ये कहां मुश्किल है सर। वेरी गुड, आई इम्प्रेस्ड। अब आगे देखते हैं, बहुत आसान। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, देखो ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो अगर वेलोसिटी होता है 5 मतलब कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड गिवन है तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर 6 मीटर पर सेकंड गिवन है तो कांस्टेंट है। ये है वेलोसिटी बराबर 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, मतलब ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बताओ, तो साफ साफ ये वेलोसिटी तो दिया हुआ है, हां सर वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये t टाइम की वेलोसिटी है, t को 1 रखोगे तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड की वेलोसिटी आ गई, यहां पे t को 2 रखोगे 2 सेकंड की वेलोसिटी होगी, 3 रखोगे 3 सेकंड की वेलोसिटी हो गई। मुझे 1 सेकंड की वेलोसिटी पूछा है, तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में t को 1 रखो तो क्या जाएगा यह जाएगा 8t। कैसे सर, 4 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, 2t मल्टीप्लाई 4 8t प्लस 2t, 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, ये आएगा 2 प्लस 2। यस सर, दिस इज वेरी इजी, मीटर पर सेकेंड। तो ये तेरा क्या आया है, एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, आई एम सॉरी, मेरे दिमाग में आ रहा था मैं तुम्हें और आसानी से कैसे समझाऊं। नहीं, ये तो वेलोसिटी है ना, हाँ सर ये वेलोसिटी है, और मुझे अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए तो इसी में टाइम की वैल्यू 1 रखो, तो 4 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है किसी भी t टाइम का, या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की वेलोसिटी है ये। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो किसको डिफरेंशिएट करूंगा, अरे भाई ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई एग्जैक्टली 1 सेकेंड की, किसी भी t टाइम की वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, ये तो फिक्स वेलोसिटी हो गया ना, 1 सेकेंड पे एक एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे 10 मीटर, इसको मत डिफरेंशिएट कर देना कि मुझे इसको डिफरेंशिएट कर देना, नहीं तो फिक्स वैल्यू आ गई कि 1 सेकेंड पे इतनी वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ये थोड़ी ना चेंज हो रही है, ये तो t इज इक्वल टू एक फिक्स टाइम पे इतनी वेलोसिटी आ गई। अब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा के देखूंगा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो ये तो हमें यहां करना पड़ेगा ना, ये t का फंक्शन में, t के फॉर्मूले में, t के टर्म्स में वेलोसिटी दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे जनरलाइज वेलोसिटी को। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड प्लस 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2 बाहर, t का 1 और 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो ये हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है। सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, हाँ तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन आया है, और एक्सीलरेशन आपका आया है 8t प्लस 2। अच्छा, ओ माय गॉड, अगर तुम्हें ये एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये दोनों सेम आ रहा है, अरे मैग्नीट्यूड है ना, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो सकता है कि इत्तेफाक है, जोड़ने की बराबर है या बराबर ना है। ये हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, ये 1 सेकेंड की वेलोसिटी है, 1 सेकेंड की क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है, और ये सवाल 1D का है,
तो ऑब्जेक्ट मान लो आगे चल रहा है तो हमेशा आगे ही चलता रहेगा। देखो अलग अलग टाइम पे इसकी वेलोसिटी, टाइम को बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी लिख दिया मतलब वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सर लेकिन ये वेलोसिटी देके वेलोसिटी पूछ रहा था, फाइन वेलोसिटी। हाँ तो वेलोसिटी दिया हुआ है किसी भी टी टाइम का, टी को 2 रखोगे तो 2 सेकंड की वेलोसिटी, टी को 3 रखोगे तो 3 सेकंड की वेलोसिटी, टी को 1 रखोगे तो 1 सेकंड की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है तो उसी में टाइम की वैल्यू पुट करो। एक्सीलरेशन पूछेगा तो पहले ही टाइम थोड़ी ना रख दोगे। अगर तुम्हें 1 सेकंड पे एक्सीलरेशन पूछा है तो पहले ही 1 रख दोगे क्या, नहीं, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालोगे, एक्सीलरेशन में टाइम को 1 रखोगे, एक्सीलरेशन में टाइम को क्या रखोगे, 1 रखोगे। देखो सवाल, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू kx, देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू kx। अच्छा एक बता, देख के बताओ तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या नहीं। तो तुम्हें रटवाया था कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में अगर k रूट x है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। तो ये वेलोसिटी गिवन है और तुमसे एक्सीलरेशन पूछा है x इज इक्वल टू 2 पे, तो x की वैल्यू 2 रख दो क्या? अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 रख दूंगा तो मैं यहां पे किसके फॉर्मूले में x की वैल्यू 2 रख रहा हूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये। कई बार बच्चा ऐसा गलती करता है और बार बार कहता है सर मेरे से ना सर आंसर नहीं होता, मेरे से सवाल ही सॉल्व नहीं होता। अरे दादा सुन, ये क्या है, ये वेलोसिटी है। क्या है वेलोसिटी? सर 2x दिया हुआ है, ठीक ठीक। एक्सीलरेशन चाहिए कब, 2 मीटर पे, तो यहां पे x को 2 रखेगा क्या? ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अगर x को 2 रखेगा तो 2 मीटर पे वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सीलरेशन कहां से आएगा? इस वेलोसिटी से तो हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। ए बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये नो 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 सर ये नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर टाइम के टर्म्स में दिया होता, जैसे यहां पे वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में दिया, तो टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सीलरेशन आएगा। लेकिन यहां पे टाइम से डिफरेंशिएट करोगे कैसे, ये तो x है, तो हमें वेलोसिटी का, सॉरी एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ए बराबर v इंटू डीवी बाई डी एक्स। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दिया हुआ था v बराबर 2x, अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे बोलो? तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। a बराबर, बोलो v की वैल्यू क्या है, 2x है, तो डायरेक्ट 2x लिखो, इंटू d, v की वैल्यू बोलो क्या है, 2x है, तो लिखो बाई dx। अब 2 क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन से बाहर, तो यहां पे पहले से 2x बाहर है तो डिफरेंशिएशन इसका थोड़ी ना हो रहा है, ये 2x बाहर था और यहां पे डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट बाहर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा 4x इंटू dx बाई dx। तो dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर x इज इक्वल टू 2 चाहिए, अब रखो ना, असल में अब तो तूने एक्सीलरेशन निकाला है ना, ये निकाला तूने एक्सीलरेशन, अब इसमें x की वैल्यू 2 रखो, एक्सीलरेशन आया ना, एक्सीलरेशन 2 मीटर पे पूछा तो x की वैल्यू अब यहां पे 2 रखो, फिल है कि नहीं है? अब तुम्हारा 2 रखोगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट x is equal to t square minus 40 plus 5, then find instant when velocity becomes 0 and displacement when object comes to at rest. Displacement when object comes to at rest. तो पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ, इसको छोड़ो, गोली मारो, इसको गोली मारो, इसको बाद में समझेंगे। पहला सवाल क्या देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5, देन फाइंड इंस्टेंट मतलब टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो ये तो पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी 0 कब होगा हम कैसे पता लगाएं? सवाल समझिएगा, सवाल समझिएगा। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, मतलब पोजीशन का फॉर्मूला टाइम के फंक्शन में गिवन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तभी तो मोशन होगा। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी पोजीशन इस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रही है। चिंता मत करो बेटा, नीट में सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान आसान से आते हैं। ये तो मैंने नीट से और थोड़ा ऊपर लेवल ले गया हूं। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, देन फाइंड इंस्टेंट, वो समय बताओ जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये कैसे निकाले यार, ये तो पोजीशन है, बताओ हिंट। तो सर कितना आसान है, ये पोजीशन है, हाँ है, तो वेलोसिटी कब 0 होगा ये देखने के लिए पहले वेलोसिटी तो निकालो। अच्छा, मतलब मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूं। हाँ, अब बच्चा कहता है सर ये सब मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा
एक बात पे गौर करना, हमने ये 3-4 सवाल सॉल्व किए। इसमें क्या किया सर, x को डिफरेंशिएट किया, v मिला, v को डिफरेंशिएट किया, a मिला, ओके, मतलब डिफरेंशिएशन किया। इसमें क्या किया, वेलोसिटी गिवन था, उसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन मिला। अच्छा, इसमें क्या किया, वेलोसिटी गिवन था लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, इसमें पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी की चर्चा कर रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। अब शर्म करना बेटा, अगर तुम्हारी दिल तक ये बात जाए तो थोड़ा शर्म करना। सर पहले दिल तक आन तो दो, दिल तक तो आई नहीं बात, शर्म क्या की। तो सुनो, 4 सवाल, पहले 3 सवाल हमने किए, चौथे सवाल पे हमें आपने नोटिस किया एक ही काम तो कर रहे हैं, पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम के फॉर्मूले के टर्म से दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अरे सर हाँ, क्या कर रहे हैं, और सर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस, और क्या। 2-4 इंटीग्रेशन वाले सवाल होंगे, खत्म कहानी, हो गया टॉपिक खत्म। कर क्या रहा है, और यहां पे जो डिफरेंशिएशन है सिंपल एडिशन रूल वाला डिफरेंशिएशन है, कोई हाथी घोड़ा जैसा चीज तो है नहीं। सोचो, और नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं, और ज्यादा मुश्किल अगर सवाल आया है तो मैं बैठा हूं ना, आईटी एडवांस के सवाल कराऊंगा। तो कैसे कराओगे, कराऊंगा। डीपीपी में मैंने वो सवाल दिया है, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, एक सवाल है डीपीपी में 4 में। मैं तुम्हें ऐसा एमआर स्टार्स दूंगा कि वो सवाल पढ़ के तू ऑप्शन पे हाथ रख देगा, वो सही हो जाएगा। 1.5 पेज का कैलकुलेशन होता है इसमें, 1 से 1.5 पेज का। तो चिंता मत करो, तू बस शर्म करो कि 4 सवाल में किया क्या है। तो कुछ टाइम टी स्क्वायर 2t 60 दिया, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस, और क्या किया है। और जब फाइनली एक्सेलरेशन आ जा रहा है, वेलोसिटी आ जा रहा है, उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और क्या रहे हैं। तो चल यहां पे देख, पोजीशन दिया हुआ है, बोला कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो पहले वेलोसिटी तो निकाल, तो सर वेलोसिटी लो निकाल देते हैं, dx बाई dt होता है वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का 2t, और ये रहा -4 बार t का 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, ये आया सर। तो वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से आ गया, पोजीशन टाइम के साथ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से आ गया। ओहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये वेलोसिटी आ गया। तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी 0 हो गया, हाँ यही तो है, फाइंड इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेलोसिटी 0 हो गया तो v को 0 रख दे, फिर हम क्या करें, वेलोसिटी 0 हो गया तो रख दे 0, रख दिया 0 वेलोसिटी को, तो 2t - 4 बराबर वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहां से आ जाएगा 2t - 4 इज इक्वल टू 0, -4 को इधर ले जाओगे, t बराबर 4/2 बराबर 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड वो टाइम है जब वेलोसिटी 0 हो रही 2 सेकेंड वो टाइम है जब वेलोसिटी 0 हो रही। वाह सर, तो कतई जहर है, एकदम गर्दा गर्दा हो गया। सर अब क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। कम्स टू एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, रेस्ट मतलब ये तो होता है वेलोसिटी 0। हां सर वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 कब हुआ है, 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इन पोजीशन होता है ना। हां सर, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, तो हमें 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो 2 सेकेंड पे जैसे यहां पे x गिवन है, x गिवन है टी स्क्वायर -4t + 5, ये क्या है सर, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं यहां पे x को, x के फॉर्मूले में टाइम को 2 रख दूं, तो ये 2 का होल स्क्वायर -4 × 2 + 5, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 और -8, तो ये -4 + 5 इज इक्वल टू 1 मीटर। एक बार देख लो ढंग से, ये -8 + 5 3 और 4 - 3 इज 1, ठीक है 1 मीटर है। लेकिन ये तो पोजीशन है, ये क्या है, पोजीशन है। अब इसमें अगर मैं टाइम का वैल्यू रख दूं 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया है, तो 2 सेकेंड पे ये पोजीशन रही होगी, और पोजीशन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट तो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर ऊपर डंडा क्यों लगा रहे हो, वेक्टर, इसलिए इसका सम्मान कर रहा हूं, वेक्टर का थोड़ा सम्मान करोगे ना, सम्मान करने के लिए लिखा है बस। सर यहां पे नहीं किया, यहां पे लिख दो एरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्मान के लिए दिया है बस। तो सर फाइनल पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट रुका था तो फाइनल पोजीशन हो गई, और इनिशियल तो हमें पता ही नहीं कब से देखना है, तो जब कुछ ना दिया हो तो इनिशियल हम टाइम 0 मानते हैं। तो यहां पे फाइनल पोजीशन तुम्हारा हो जाएगा t = 0 पे, ये हो गया 1 मीटर, यही तेरा हो गया फाइनल पोजीशन।
जब ऑब्जेक्ट रुका था तभी डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो जब ऑब्जेक्ट रुका था उसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब वो फाइनल पोजीशन हो गया। इनिशियल जब कुछ ना दिया हो तो हम उसको जीरो रखेंगे, टाइम को जीरो टाइम पे हम इनिशियल देखेंगे। तो टी जीरो रखोगे तो ये जीरो, टाइम को जीरो रख दिया जीरो, यहां पे टाइम को जीरो रखा जीरो, ये आ गया 5। तो ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन 1 मीटर और इनिशियल पोजीशन 5 मीटर, तो ये हो गया -4 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट। कोई खास बात नहीं है। ये दो सवाल सॉल्व किए, एक सवाल नहीं है। ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है, दो सवाल हो गए ना बेटा। हाँ, पहले सवाल का छोटा सा पार्ट कि वेलोसिटी कब जीरो हुआ है तभी रेस्ट में होगा, उसका कंसेप्ट हमने आगे यूज किया। अब देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू 3t², देन फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। यहां पे गिवन है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D। अगर ऑब्जेक्ट 1D में मूव कर रहा है और वैसे भी देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² गिवन है, तो अलग अलग टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती रहेगी। अब कहां जा रहे हैं तो नहीं लिखा था ना कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे इस स्पीड से चल रहा है या एक लाइन पे चल रहा हो, बताना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D, एक लाइन पे चल रहा है। और ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन पे चल रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, सर आपको कैसे पता नहीं हो रही, सवाल में तो नहीं दिया हुआ है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। तो सवाल में नहीं दिया हुआ है तो भी देख के बता सकते हो नहीं हो रही डायरेक्शन चेंज। कैसे? तो अलग अलग टाइम पे, जैसे मान लो t जीरो रखते हो तो वेलोसिटी क्या हो जीरो, और कुछ टाइम एक रखते हो तो 3 × 1 3, तो ये हो गया कुछ 3। फिर टाइम बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी किसी एक डायरेक्शन में। यू टर्न तो तब होगा ना, देखो एक लाइन में अगर ऑब्जेक्ट 1D में चल रहा तो पीछे घूमने के लिए क्या जरूरी है बेटा, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ये अच्छे लेवल की बात हो गई। अगर एक ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा, एक लाइन पे चल रहा है, एक लाइन पे आगे जा सकता है पीछे आ सकता है, अब वो चल रहा, अब मान लो कि वो चाहता है कि मैं पीछे घूम जाऊं, तो इसके लिए इसको रुकना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा और फिर पीछे आना पड़ेगा। चलते चलते अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि बस भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, ना ना ना, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही, रेस्ट में तो कभी आ ही नहीं सकता ये। सर कैसे आपको पता रेस्ट में नहीं आ सकता? देखो यहां पे v को 0 रखो तो t = 0 आएगा, कोई और टाइम तो आ ही नहीं रहा जहां पे वेलोसिटी 0 है। ऐसे भी देखो टाइम बढ़ाते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 1D में एक लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा और बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखा या डिस्टेंस लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v इज इक्वल टू 3t², तो इसको मैं वेलोसिटी लिखूं या स्पीड लिख दूं एक ही बात है, क्योंकि 1D में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है, समझ रहे हो, एक लाइन पे ही ऑब्जेक्ट चला जा रहा है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहेंगे। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो v इज इक्वल टू दे दिया 3t²। अब बच्चा कहता कोई दिक्कत नहीं सर, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। हाँ, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। आप तो ये कर ही नहीं सकते। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, लेकिन आपसे एक्सीलरेशन तो पूछा नहीं है। नहीं सर, हमें वेलोसिटी बता दी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो क्या करें? बोलो 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 रामलाल। तो याद करो माइंड मैप, x v a, आगे जाने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन, पीछे आने के लिए करते हैं इंटीग्रेशन। अब ये v दिया है और ये पूछ रहा है, कोई खास बात नहीं बेटा, सुनो ध्यान से, मैं बस तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो कि तुमसे पूछा नहीं है। तो क्या इतना समझ आ गया कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? समझ आ गया ना, बस इतना ही समझना था। तो सर अब क्या करें? अब सुनो, ये क्वेश्चन में गिवन है, हाँ सर 3t² गिवन है, v को मैं dx/dt लिख देता हूं, लिख लो, v को dx/dt लिख देता हूं, लिख लो, लिख सकते हैं ना। अरे भाई वेलोसिटी dx/dt तो होता है, हाँ लिख लो सर, इज इक्वल टू 3t², ओके, इज इक्वल टू 3t², ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस dt को उठा के इधर ले जाओ। सर क्यों? क्योंकि एक जात वाले को एक साथ रखोगे ना तो परेशानी कम होगा, और एक जात वाले को दूसरे से मिला दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये टाइम है, इधर भी टाइम है, तो टाइम को चिपका दो। कब तक टाइम को x के साथ रखोगे? इस dt को उधर भेज दो। सर आपने किया क्या नहीं समझ आ रहा,
सर हमको बाद में कैसे समझ आएगा, तो सुनो, यहां पे v इज इक्वल टू 3t² है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर v इज इक्वल टू 3t², मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम के पावर 2 है सर, वेरिएबल है, ठीक है। तो सवाल कैसे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, ठीक है। वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की कहीं बात ही नहीं करी है, हाँ नहीं करी है, तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बता दिया। तो सर अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से x को लाने की कोशिश करोगे, हाँ। तो v को हम लिख क्या सकते हैं? सर dx/dt। तो इस v को मैंने कुछ नहीं किया, dx/dt लिखा, और dt को यहां ले जाओ, तो dx बराबर 3t² इंटू dt होगा। हाँ सर ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ही रखो। अब ये देखो कि पूछा है फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में। अब इन लिखा है ना, इन मतलब एक इंटरवल हो गया, तो 2 सेकेंड में पूछा है, तो सर इनिशियल क्या लेंगे? इनिशियल 0 लोगे। 2 सेकेंड, 2 ओवर में कितने रन बने, तो इनिशियल क्या लेता है तू? जब कुछ ना बोला जाए, मैं बोलूं कि 2 ओवर में कितने रन बने थे, तो 0 से शुरू करोगे ना। तो यहां पे टाइम का इंटीग्रेशन होगा, टाइम को रखोगे 0 और यहां पे टाइम को रखोगे 2, यहां पे इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल आ जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें 4 बार बता दिया, x हो जाएगा। ये हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 3 बाहर, और t² का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? तो सर जो पावर होता है 1 से ऐड होता है, बटा 2 + 1 होता है। ओके, लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर के 2 तक, t इज इक्वल टू 2 लिखा है। ओके, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, t² इंटू dt का इंटीग्रेशन करना आता है आपको। ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन कहीं चेंज हो ही नहीं रही। डायरेक्शन चेंज वाला भी सवाल कराऊंगा, चिंता मत करना। तो 3 बाहर, और यहां पे यह आ जाएगा t का क्यूब बाई 3, तो साहब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 2, 2 रखोगे तो 2 का पावर 3, और टाइम को जब 0 रखोगे तो 0 का पावर 3, यह आ जाएगा 8 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। तो है तो 2 ही 3 लाइन का कैलकुलेशन, खास नहीं है, बस मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा, बस ये समझाने की कोशिश की। और कोई खास, मैं कोई ये तो नहीं बोला कि इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे कर दो, मैं ये नहीं बोला। मैं बोला कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, मतलब ये नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? तो हम पोजीशन को लाना चाह रहे हैं, कैसे लाए? तो यहां पे देखिए v था, इसको मैंने dx/dt लिख लिया, बस तो पोजीशन दिख गया, और dt को dt के साथ चिपका दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत आसान है, s इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। खूब बढ़िया। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या इसी में t को 1 रख दूं? सर इसमें t को 1 रखोगे तो पोजीशन है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, s इसका पोजीशन है, s मतलब पोजीशन है। तो t को 1 रखूंगा इसके फॉर्मूले में, पोजीशन के फॉर्मूले, तो पोजीशन आ जाएगा। मेरे से पूछा है एक्सेलरेशन, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ds/dt आपका हो जाएगा वेलोसिटी 3t², तो 3 बाहर, और t³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t² होगा। अरे भाई 3 कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, और t³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 बाहर, 3 - 2, 3 - 1 2, तो 3t² प्लस ये 7, और t² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 2t प्लस फिर 14t का डिफरेंशिएशन, 14 बाहर, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 8 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, उसके साथ t भी नहीं है, 8 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब dv/dt कर दोगे तो आ जाएगा एक्सीलरेशन। तो यहां देखो ये 6t², तो इसको जब डिफरेंशिएट करो तो 6 पहले से, ये t² है, तो ये हो जाएगा, तो 9t²। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा, देखो dv/dt कर रहा, ये वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 6 बाहर, t² का 9 बाहर t² का डिफरेंशिएशन 2t। देख लो अच्छे से, 3 × 3 9 कांस्टेंट बाहर है, t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 7 × 2 14 इंटू t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, और ये अकेला 14 बचा, तो 14 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये बचा तेरा 18t
यहां लिख देता हूं, सॉरी, हैंग कर रहा है क्या? यस, ये आ जाएगा आपका 18t प्लस 40। अब एक्सीलरेशन आपको चाहिए एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहां पे 1 रख दो, 1 रख दो, तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14। देखो बेटा, मेहनत करना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर चलो निकालते ही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 4 32 32 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक सवाल और करते हैं। ये अच्छा है, ये सवाल देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पे मैंने ये सवाल असल में AIEEE का पूछा हुआ है, मैंने दिया, ये रहा सवाल, तो इसको यहां पे लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूं, कोई खास बात नहीं, या फिर रहने देता हूं, एक मैं करा देता हूं, दूसरा तुम कर लेना। ठीक है भाई, चलो इधर देखो, ये है AIPMT 2015 का, और मैं आपको बता दूं 70-80% बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे। 70-80% बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे, लेकिन मैं तुम्हें इतने जोरदार तरीके से समझा रहा हूं और अभी समझाऊंगा कि तुम बोलोगे सर ये छोड़ के आए थे, कैसे रामलाल टाइप बच्चे थे सर, हम फोड़ के आएंगे। तो देखो सॉल्यूशन, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन। देखो सब कुछ लिखा है, मैं सवाल लिखता हूं तो 2-4 चीजें छोड़ देता हूं, ये देखो सब कुछ लिखा, वन डायमेंशनल मोशन सच दैट वेलोसिटी वेरीज एज लो, वेलोसिटी वेरीज एज। अब ये v इंटू एक्स नहीं है, ये v इंटू एक्स नहीं, ये कह रहा है कि वेलोसिटी x के फॉर्मूले में ये दिया हुआ है, तो v बराबर डायरेक्ट लिखो b, अरे यार ये बीटा है, b नहीं है, बीटा है, सॉरी गलत टाइप करते हैं, बीटा x टू दी पावर माइनस 2n, ये रहा बीटा x टू दी पावर माइनस 2n, मैंने क्या दिया, बीटा x टू दी पावर 2n दिया, ठीक है, बीटा x टू दी पावर माइनस 2n, वेर b एंड, अरे यार बीटा एंड n आर कांस्टेंट, देखो बीटा एंड n आर कांस्टेंट, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x। तो a बराबर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, dv बाई dt लिखो और a बराबर v इंटू dv बाई dx लिखो। चलो चूज करके बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू dv बाई dt लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? सर e तो हम ना लिख पाएंगे क्योंकि कहीं टाइम तो दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा है x, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना जितने लोगों को समझ आ गया ना बेटा, तुम्हें काइनेमेटिक्स समझ आ रहा है और बता दो मैं काइनेमेटिक्स सबसे मुश्किल चैप्टर में से आता है फिजिक्स में, आगे चलोगे फिजिक्स आसान होती जाएगी, इसको अच्छे समझ लो, थोड़ा सा जोर लगा के। सर a बराबर हो गया dv बाई dx, हाँ a बराबर होगा dv बाई dx, ओके, तो a के फॉर्मूले में v इंटू dv बाई dx। अब एज इट इज मैं क्या कर रहा हूं कि v को रख रहा हूं, v की वैल्यू क्या गिवन है सर, ये रहा, तो यहां पे ये पूरा का पूरा क्या है बोलो, v, इसकी वैल्यू में यहां रख रहा और फिर इसी v को यहां रख रहा, देखो दो जगह v दिख रहा है, ये v और ये v डिफरेंशिएशन के बाहर है, ये डिफरेंशिएशन के अंदर, तो क्या लिखूंगा बोलो, बीटा x टू दी पावर माइनस 2n, ये डिफरेंशिएशन के बाहर इस v की वैल्यू पुट करी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और सर मल्टीप्लाई d बाई dx और यहां पे एज इट इज रख दो, तो बीटा x टू दी पावर माइनस 2n। मैंने कुछ नहीं किया है सर, कर तो इतना दिया कि मैं समझ नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो कुछ नहीं किया, अरे भाई कहां कुछ किया, क्या तुमको ई आया कि नहीं यूज कर सकते, हाँ सर आया, हमको ये यूज करना है, हाँ सर आया, वेलोसिटी ये दिया हुआ है v x का पावर माइनस 2n, तो देखो यहां पे a बराबर v है मल्टीप्लाई dv बाई dx, तो v के जगह पे ये रखूंगा बीटा x का पावर माइनस 2n, v के जगह पे रखूंगा बीटा x का पावर माइनस 2n, और यहां पे v है, ये भी बाहर v है, ये डिफरेंशिएशन के अंदर है, ये लिखेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन के बाहर है तो इसको तो नहीं छेड़ना, हाँ सर मत छेड़ो, तो ये हो जाएगा बीटा x टू दी पावर माइनस 2n एज इट इज। अब यहां पे जो कांस्टेंट है बीटा उसको डिफरेंशिएशन के बाहर रखो, ओके रख दिया सर। अब x टू दी पावर माइनस 2n को डिफरेंशिएट करो, तो x टू दी पावर माइनस 2n को जब डिफरेंशिएट करोगे तो जो पावर होता है बाहर आ जाता है, तो यह होगा माइनस 2n, और x टू दी पावर जो भी है माइनस 2n वो बाहर आ गया और पावर को 1 से सबट्रैक्ट कर दोगे, ये हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहां से एक लाइन देखना, ये बीटा और ये बीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, ये माइनस 2n तो रहने दो, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, देखो ये माइनस 2n है, यहां पे देखो ये माइनस 2n प्रोडक्ट में है माइनस 2n, और ये जरा बीटा बीटा क्या होगा बीटा स्क्वायर, x टू दी पावर माइनस 2n, x टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1, जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो x टू दी पावर माइनस 2n, ये रहा आपका माइनस 2n माइनस 1, ये आ गया, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर, x का पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। चलो आंसर देखो कौन सा आएगा तो ये रहा आपका आंसर, देखो क्या है,
माइनस, देखो देखो, -2n बीटा स्क्वायर एक्स का पावर -4n -1, -2n -2n -4n होगा, -4n -1। सी ऑप्शन इज करेक्ट। और क्या किया मैंने? कुछ नहीं, ये रहा फॉर्मूला, जो v दिया हुआ था एज इट इज v को यहां रखा। तो एक v को तो मैंने यहां रखा, ध्यान से देखिए, बीटा एक्स का पावर -2n, ये रहा बीटा एक्स का पावर -2n। जब डिफरेंशिएशन में यहां पे रखा बीटा एक्स का पावर -2n, बीटा बाहर, और एक्स का जो भी पावर होता है -2n वो बाहर आ जाता है, और एक्स का पावर -2n में से घटा देंगे तो -2n -1 हो जाएगा, -2n -1 और एक्स का पावर -2n, तो -2n -2n -1, दिस इज अ करेक्ट एक्सीलरेशन, ये आंसर आएगा। और सेम ही मैंने यहां पे दिया है, यहां पे बस x टू दी पावर 2n रख दिया, प्लस दे दिया है, इसको एक्सीलरेशन निकाल लो, और तुम निकाल पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी बनेगा ये, बहुत ईजी बनेगा ये, आप आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब AIEEE का इंजीनियरिंग का सवाल है ये, AIEEE का, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस, देन द टाइम एट विच इट विल मोमेंटली कम टू एट रेस्ट। वो टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट में आएगा। क्या सवाल है यार, इतना इजी। ये रहा एक्स, पार्टिकल रेस्ट में कब आता है? जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वेलोसिटी निकाल दो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v बराबर आएगा dx/dt। देख रहे हो हर सवाल में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन करो। तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 10 कांस्टेंट बाहर है, t का डिफरेंशिएशन 1, -2 बाहर है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आएगा। कह रहा है कि वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो ये बोला है सवाल में कि वेलोसिटी 0 है, तो 0 रख देंगे, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, देखो इधर 10 -4t, तो ये आ जाएगा आपका 10/4 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड आंसर आ गया। क्लियर है? अब ऐसे बहुत सारे सवाल हम और करेंगे, ये खत्म नहीं हुआ है, हम ऐसे बहुत सारे सवाल और करेंगे, और फिर हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे जाएंगे। चिंता मत करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो था ना अब यही तक है, आगे तो सिर्फ MR स्टार ये एकदम मोक्ष मिल जाएगा। जो तुमने 9th क्लास में सवाल किए थे ना फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स 9th क्लास में आता है, वो सारे सवाल के जवाब फिर से एक बार किताब निकाल के तुम करना। मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि हर सवाल बिना कलम चलाए सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का हर सवाल मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन बिना कलम चलाए 9th वाले सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे, और 11th 12th वाले भी 70-80% कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले सवाल बिना कलम उठाए सारे सॉल्व हो जाएंगे देख के। तो चिंता मत करो, जो कैलकुलेशन था यही तक था। अब कुछ और ऐसे सवाल करने, ऐसे नहीं है, अभी मैंने कुछ सवाल छोड़े हैं यहाँ पे, 2-4 सवाल और हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 2-4 सवाल और हम करेंगे। एक सवाल ये कर लेते हैं हम लोग, चलो एक सवाल कर ही लेते, चलो। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ही तो इनिशियल कंडीशन होता है। उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? u गिवन है, एंड द एक्सीलरेशन a इज गिवन बाय दिस। देखो यहां पे एक्सीलरेशन गिवन है बेटा, a इज इक्वल टू अल्फा t का पावर 3/2। क्या गिवन है? a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, a इज इक्वल टू, देखो एक्सीलरेशन गिवन बाय अल्फा t का पावर 3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द फाइनल वेलोसिटी? लिख देता हूं यहां पे, वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड फॉर फाइनल वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी, है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी u है और यहां पे फाइनल वेलोसिटी निकाला है। सर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ये हम तुरंत कर लेंगे। v बराबर हो जाएगा u प्लस at, तो ये रहा v बराबर u प्लस a की वैल्यू बोलो, तो a की वैल्यू गिवन है अल्फा t का पावर 3/2, तो a के जगह पे यहां पे रखो, एक्सीलरेशन गिवन है ना सवाल में, अल्फा t का पावर 3/2, तो रखो a को, रखो अल्फा t का पावर 3/2 इंटू टी, तो जब देखो ना v बराबर u प्लस at रखोगे तो ये आ जाएगा आपका u प्लस अल्फा t का पावर 3/2 और t का पावर 1, तो ये हो जाएगा t का पावर 5/2 ऐड कर देंगे, ये u प्लस अल्फा t का पावर 5/2, बताओ कौन सा हो जाएगा? v बराबर u प्लस अल्फा t का पावर 5/2, ये आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अब इसमें गलत क्या हुआ है, कहां से मैंने गलती कर दिया, कहां से मैंने स्टेप गलती कर दिया, तो ये पूरा का पूरा गलत हो गया, और इसको लिखना है आपको। आप भी ये गलती करते हैं, आप में से 70% बच्चे ये गलती करते हैं, रॉन्ग, और आपको नोट्स में लिखना है कि ये गलत हो गया। क्या गलत है यहां पे, क्या गलती हो रही है, बस इतना समझ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
आप और ध्यान से देखें, यहां पे a बराबर अल्फा तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम है, अलग अलग टाइम की वैल्यू रखूंगा अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, अलग अलग टाइम की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब ये तो अलग चीज हो गई यार, गलत हो रहा। फिर क्या करें, आइए देखिए क्या करेंगे बताइए। सर इसको तो ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, a बराबर अल्फा t का पावर 3/2 है और तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी। सर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब मेरी बात सुनना, माइंड में याद करो, एक्स वी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करेगा, आगे गड्ढा कुएं में कूद जाएगा, मर जाएगा। सर हाँ, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, एक्सीलरेशन के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, गनीमत है कि वहीं तक पढ़ना है तुम्हें। रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता, हायर क्लास में पढ़ते हैं, जर्क वर्क होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना, नाम तक नहीं सुनना तुम्हें। तो मान लो कि x है, ये v है, ये t है, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, a है, x v है, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया ये मिला, और इसको भी कर देगा तो नाली में गिर जाएगा एकदम। तो नाली में गिरना है तुम्हें? नहीं सर नाली में नहीं गिरना, तो क्या करेगा? तो सोच, वेलोसिटी लेके आना है, तो a को क्या लिख सकता है, सिंपल dv/dt। क्या तुम ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर चलो लिख लेते हैं, लिखना मजबूरी है, लिखना पड़ेगा। a को dv/dt लिखोगे, अल्फा t का पावर 3/2, अगले लाइन में आंसर है। लोग कहते हैं ये मुश्किल है, कहां? एक बात बताओ, तुम डिफरेंशिएट करोगे नाली में गिर जाओगे, तो नहीं करेंगे सर। और इंटीग्रेट करने का बड़ा आसान तरीका है कि वेलोसिटी लेके आना है, तो a को लिखो dv/dt और टाइम को टाइम के साथ चिपका दो, तो dv बराबर हो गया अल्फा t का पावर 3/2 इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो टाइम जब जीरो था, यहां पे देखो टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी इनिशियल u था, किसी t टाइम पे यहां पे फाइनल वेलोसिटी कुछ v हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल v और लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू अल्फा t का पावर क्या है बेटा 3/2। तो यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, अल्फा t का पावर 3/2 प्लस 1, यस, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा t का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो देखो कौन सा आंसर सही है बैठ रहा है, ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब निकालो आंसर, 5/2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 अल्फा t का पावर 5/2, देखो 2/5 अल्फा और देखो v बराबर u। यहाँ पे लिमिट जब रखोगे तो अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, तो v माइनस u ही बनेगा ना, ये रामलाल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ढंग से, u ये आ गया v लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, तो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे v लोअर लिमिट u, तो v माइनस u बराबर 10, तो माइनस u उधर चला जाएगा। तो ये आंसर तेरा सही आ रहा। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो समझ में आ गया, गलती जहां करते हैं वो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये आप सॉल्व करके बैठिए, ठीक है ना। अगली क्लास में छोटी लूंगा क्योंकि मेरी क्लास भी है कल 2, 3, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में छोटी लूंगा। चिंता मत करना सर इतना सारा सर दर्द कर रहा है, इतना पढ़ा दिया, फिर कल फिर पढ़ाओगे, कल क्लास में छोटी लूंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। थोड़ा सा कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारी भी बढ़ेगी, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे बोलते हैं जोश में आके पढ़ाओ सर पढ़ाओ, लेकिन आपको गेन भी करना है उतना, सिर्फ अंदर डालते जाओगे उसे सीखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वोमिटिंग हो जाएगा। तो खाने की क्षमता और पचाने की क्षमता दोनों अलग अलग होती है। तो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, लेकिन पच नहीं रहा है तो वोमिटिंग कर दोगे। तो धीरे धीरे पचाने की क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी बढ़ेगी, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जैसे अगर आपको 16 घंटे पढ़ना है, आज 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो कल तुम 6 घंटे 10 मिनट ही पढ़ना, 16 घंटे तक चले जाओगे तुम, 1 महीना टाइम लगेगा 15-15 मिनट बढ़ाते हुए, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और आज ही तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं है, और आज ही काइनेमेटिक्स खत्म नहीं हो गया है। मैंने तुम्हें जितना सिखाया है ना, ये पूरा अच्छे से सीख लो, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन के क्वेश्चन के साथ, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।